Good morning, student. Today we will discuss about our environment. What is our environment and how our environment is essential for our survival, for the survival of all living beings. What are the different components of our environment? Nowadays, you have seen about the several level of pollution in water, soil, and air. So, what are the causes of these all things? And how we can minimize it, how we can check this pollution, all these things we will discuss in this chapter. So let us discuss about the environment, our environment. Our environment is the group of materials, forces, energies, which influence the survival of organism who lives in that environment. पदार्थों, शक्तियों, दशाओं का वह समूह जो जीवधारी के लिए इस सीमा तक महत्वपूर्ण हो कि उसके अस्तित्व को प्रभावित करे, वो उसका पर्यावरण है। जैसे हम यहाँ हैं, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो जाए, हम प्रभावित हो जाएंगे। CO2 की मात्रा एकदम बढ़ जाए, हम प्रभावित हो जाएंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। टेम्परेचर कम बहुत हो जाए तब भी हमारे लिए समस्या है। तो वैसे ही पौधे हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे यह प्लांट है। दिस प्लांट इज ग्रोइंग इन दिस area, and along with this the other plant are also here. So many plants, other plants are also here. So some insects are present here. These insects are also growing, also living here. And here in the soil, here is water, mineral, microbes are there. Microbes, microscopic organisms are there. Here is the sunlight. Sunlight is coming here. In the atmosphere, carbon dioxide, oxygen, all these are present. So, this plant is growing in particular place. The survival of this plant is depend upon the availability of water, minerals, carbon dioxide, light, and temperature. If temperature will be very high, this plant cannot survive. If temperature will be very low, its metabolic activity will also get disturbed. If there is no water in the soil, there is no mineral, it cannot survive. If there is no carbon dioxide, it will not do photosynthesis. If there is no light, it will not do photosynthesis. If there is no oxygen, it will not do respiration. तो इस प्लांट का सर्वाइवल किसके ऊपर निर्भर है? जमीन में उपस्थित सॉइल, उसमें उपस्थित मिनरल, वाटर, लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, गैसेस, इसके अलावा इसका सर्वाइवल निर्भर है अगल बगल जो उपस्थित पौधे और जंतु हैं। सपोज इसके आसपास बहुत ढेर सारे पौधे हैं, तो जो मिनरल वाटर इसको मिलना चाहिए था वो ये लोग भी ले लेंगे, कंपटीशन हो गया तो इसका ग्रोथ कम हो जाएगा। ये भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई इंसेक्ट है, जैसे ग्रो कर रहा है, इंसेक्ट आके इसके पत्तियों को खा गया, वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस पौधे ने CO2 लिया, CO2 लेके भोजन बनाया, भोजन बनाने के साथ साथ इसने ऑक्सीजन दिया, वो ऑक्सीजन यह लेगा और फिर CO2 छोड़ेगा, ये CO2 पौधा ले लिया। तो दिस प्लांट इज द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल्स, द मिनरल्स, वाटर, गैसेस and the forces like light, temperature, and the other plant and animal who are present around it.
So all these will form collectively environment of this plant. तो पदार्थों, शक्तियों, दशाओं का वह समूह जो किसी जीवधारी के लिए इस सीमा तक महत्वपूर्ण हो कि उसके जीवन अस्तित्व को प्रभावित करे, वही उसका पर्यावरण है। इसका लेज एनवायरनमेंट। हम इस धरती पे हैं, ऑक्सीजन न मिले तो सर्वाइव नहीं करेंगे, भोजन न मिले तो सर्वाइव नहीं करेंगे, पानी न मिले तो सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी हम सर्वाइव ठीक से नहीं कर पाएंगे, बहुत लो टेम्परेचर तब भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो हमारे जीवन अस्तित्व को प्रभावित करती है। अब अगर पर्यावरण में बैलेंस है, सारी चीजें संतुलित है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, रिस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन पर्याप्त है, वाटर पर्याप्त है, भोजन पर्याप्त है, ये सारी चीजें हैं, सोलर लाइट पर्याप्त मिल रही है, तो सर्वाइवल निर्भर है इन्हीं के ऊपर। अगर इनमें गड़बड़ी हुई तो वी विल बी इन डेंजर, अदर ऑर्गेनिज्म विल बी इन डेंजर। आप देख सकते हैं ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइलाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बैठी, फॉसिल फ्यूल्स में बर्न हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तमाम टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, वातावरण में जा करके एयर में मिक्स हो जा रही हैं। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं हमें चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमारे श्वास नाल से होकर के लंग्स में क्या आ रही हैं? ऑक्सीजन के साथ ढेर सारी CO2, ढेर सारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो आकर के हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में ब्रीदिंग डिसऑर्डर उत्पन्न कर रहे हैं। तमाम सारे पार्टिकल्स, लेड, कैडमियम, ये भी फैक्ट्रियों से निकलते हैं, चिमनियों से। दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन, एस्थमा, एम्फीसीमा एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। इतना ही नहीं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी शहर हैं, नदियों के किनारे बसे हैं, दे आर रिलीजिंग देयर वेस्ट मटेरियल, सीवेज, एक्सक्रीटा इनटू द रिवर, वाटर बॉडीज। वहाँ पे जाके वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं। वाटर का जो pH है वो चेंज हो रहा है, उसमें उपस्थित फिशेस खत्म हो रही हैं, अन्य लिविंग एनिमल्स, और जो यूज कर रहे हैं वाटर उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, मानव की क्रियाकलाप है, कुछ तो नेचर के अनुकूल है, जैसे बहुत सारे पौधे लगाना, उनकी देख रेख करना, ये नेचर के अनुकूल है। लेकिन पौधों को काट देना, डिफॉरेस्टेशन कर देना, माइनिंग कर देना, डिगिंग कर देना, इंडस्ट्री बैठा देना वहाँ बड़ी बड़ी, वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न कर देना, जमीन में, मिट्टी में, पानी में, हवा में, ये क्या है? प्रकृति के प्रतिकूल है। तो प्रकृति के प्रतिकूल है, इसका मतलब जो उस प्रकृति में रह रहा है सबके ऊपर प्रतिकूल होगा। अगर हमारे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी, हमारे आपके बॉडी के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी? टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाई डे। क्यों बढ़ रहा है दिनों दिन टेम्परेचर वातावरण का? क्योंकि दीज इंडस्ट्रीज आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने वाले जो पौधे हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, इनकी संख्या कम हो रही, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जो सन की लाइट जमीन पे आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है सरफेस से, ये ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ये उसको एब्जर्व कर लेती हैं, उसको स्पेस में रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाने देती, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ रही है ऑटोमोबाइलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की। और जो सनलाइट जमीन पे आके रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाना चाहती, उसको ये ग्रीन हाउस गैसेस ने ट्रैप कर दिया। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ने लगा, और धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि गर्मियों के दिन में तो 45-50 डिग्री से आसानी हो जाता है। अब ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रही, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वो बढ़ता रहे तो टेम्परेचर इतना बढ़ते जाएगा कि सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल इन रिवर एंड सी विल इंक्रीज। तो जो उनके किनारे बसे हुए शहर हैं, दे विल सबमर्ज और दे विल फ्लोट इन द वाटर। कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है, एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। और जहां ड्राइयर कंडीशन है वहां और ड्राई हो जाएगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, जीव जंतु पे असर पड़ेगा, हम लोग इंसान पे असर पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिए तो हमारा बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। काहे का डेवलपमेंट, जब हमारा वातावरण हमारे रहने लायक अनुकूलित नहीं रहेगा, टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, CO2 की, मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अभी मथुरा में रिफाइनरीज लगी हुई है, वहां से जो स्मोक से निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा निकलते हैं कि जब बरसात होती है वो मिक्स होकर एसिड रेन बनाते हैं और वो जमीन पे आते हैं। आगरे के ताजमहल जो मार्बल का बना है उसमें भी कोरोजन हो रहा है। जब मार्बल में कोरोजन होगा, एसिड रेन कर सकती है, तो पौधों की पत्तियों पर पड़ेगा, हमारी बॉडी पर पड़ेगा, ये सॉइल में पड़ेगा, नुकसान करेगा। तो जो इंसान की एक्टिविटीज है कि हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री को बैठा करके, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े नुकसान में भी जा रहे हैं पॉल्यूशन को फैला करके। वातावरण और एनवायरनमेंट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू दिस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें कैसे बचाना है, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करें। वी हैव टू यूज अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। ऑटोमोबाइल्स जहां जरूरत नहीं है पैदल जा सकते हैं, वहां जाना है हमें, डीजल पेट्रोल को कम से कम यूज करना है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है भी। इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है और इन्वायरमेंट। बाकी आपने टॉपिक पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन में आपने देखा कि कैसे हम भोजन लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे मिलते हैं। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमें लेनी है, CO2 बाहर निकलती है, लेकिन इस वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे। आपने देखा फोटोसिंथेसिस में द ग्रीन प्लांट आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो बायोलॉजिकल रिएक्टर हैं, जो जैविक मशीनें हैं प्रकृति ने दी हैं गिफ्ट में इंसान को, जो CO2 को लेकर के, जमीन से वाटर को लेकर के, सनलाइट को लेकर के भोजन भी देती हैं, ऑक्सीजन भी देती हैं, वातावरण को प्यूरिफाई कर रही हैं, उनको हम काटते जा रहे हैं। तो फिर ऑक्सीजन कहां से आएगी, भोजन कहां से आएगा। इसीलिए और इन्वायरमेंट टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में जानें कि हमारा सर्वाइवल कहां तक संभव है। हमारा सर्वाइवल तभी तक संभव है जब तक कि वातावरण में ये सारी चीजें बैलेंस में है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, टेम्परेचर नॉर्मल है, वाटर की मात्रा अवेलेबल है, मिनरल का साइकिलिंग हो रहा है, तब तो हमारा सर्वाइवल है। अगर इसमें डिसबैलेंस हुआ तो इट विल इन्फ्लुएंस आवर सर्वाइवल आल्सो। हम इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, डेवलपमेंट करें अपने सर्वाइवल के लिए, और उसी इंडस्ट्री से इतना धुआं निकाल रहे, इतना स्मोक्स निकाल रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल खतरे में है। तो एक तरफ डेवलपमेंट, एक तरफ पॉल्यूशन, दोनों को तराजू पे रख दीजिए, आपको मिला क्या, मिला क्या। डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, पॉल्यूशन, अंत में सर्वाइवल तो तभी खतरे में है। इसीलिए अगर हम बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं, प्रकृति को, जो पृथ्वी को जो है एक पावन, पवित्र और स्वर्ग जैसे बनाना चाहते हैं, ताकि सभी जीवधारी, सभी लोग, इंसान बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन यापन करें, तो हमें अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को भी संतुलित रखना होगा, उनमें प्रदूषण नहीं होने देना होगा, वाटर में, सॉइल में, एयर में पॉल्यूशन से रोकना होगा।
इसी सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए ये चैप्टर आज लिया गया है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि और इन्वायरमेंट, ये जो चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पूरे अर्थ प्लानेट के लिए महत्वपूर्ण है, जितने जीवधारी हैं सबके लिए, लेकिन इंसान के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंसान को बौद्धिक क्षमता प्रकृति ने दी हुई है कि सबको सजो के रखे। प्रकृति ने पेड़ पौधे वनस्पतियां जो जैविक मशीनें दी हैं, खिलौने दिए हैं, वो वातावरण में डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दिए हैं। इंसान के पास जब ज्ञान हो गया तो सोचा कि हमारे सब यूज के लिए है, इसको काट दें, मार दें, हटा दें, फैक्ट्रियां बैठा दें, क्योंकि तो हमारे लिए मिला है। और ये नहीं सोचा कि एक एक करके हम हटाते जाएंगे इनको तो हमारा क्या होगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक एरोप्लेन में बहुत सारे नट बोल्ट लगे हैं, नट बोल्ट की वजह से उसके इंजन टाइट है, उसके पंखे टाइट हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं और एरोप्लेन अच्छे से एयर में उड़ती है। उसमें पैसेंजर बैठे हैं, एरोप्लेन उड़ रही है। कुछ पैसेंजर ऐसे उसमें मिल गए जो ग्रीडी हैं, लालची हैं। उन्होंने देखा कि इस तो सीट में बहुत बढ़िया नट लगा है, राइवेट लगा है, उसको निकाल ले। फिर किसी ने कहा खिड़की में भी नट लगा है, उसको निकाल ले चलेंगे अपने साइकिल में, मोटरसाइकिल में लगाएंगे। फिर किसी ने देखा कि इंजन पर भी लगा है, उसको भी निकाल ले। तो जब तक खिड़की का सीट का निकालेंगे तो फ्लाइट पे बहुत असर नहीं होगा, लेकिन ये लालच बढ़ती गई और धीरे धीरे इंजन का भी जो टाइट किया है इंजन को, फिर पंखे का भी निकालने लगे। और निकाल लिए तो क्या होगा, एरोप्लेन हवा में रहेगी नहीं रहेगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, और जितने पैसेंजर हैं उसमें वो भी क्रैश हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे एक पैसेंजर की तरह अपने आप को महसूस करते हैं कि सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन उसमें से कुछ लोग इतने ग्रीडी हो गए हैं, सोचते हैं कि पेड़ों को काट दो, इसका ये इस्तेमाल कर लेंगे, जीवों को मार दो, इसकी बोन्स, इसके खाल, इसके नेल, इसको बेच के पैसे कमाएंगे। इतनी ज़्यादा एनिमल की पोचिंग, इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ग्रीड की वजह से, और इसी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका रिवर्स क्या हुआ, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम टॉक्सिक गैसेस बढ़ने लगी। अब बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, वहाँ पे इतने धुएं हो जाते हैं, इतने स्मोक हो जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पे जगह जगह स्क्रीन लगी हुई बताता है कि इस एरिया में इतना पॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स इतने ज़्यादा हैं, सुविधा की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। और वो सुविधा की चीज़ें क्या दे रही हैं, वातावरण का ऑक्सीजन लेके धुआं दे रहे हैं। धुएं में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो उसी को हम सांस के रूप में ले रहे हैं, और वो हमारे फेफड़े में आ रहा है, वो डस्टबिन बना दिया फेफड़े को, तो सांस की परेशानियाँ हो रही हैं, तमाम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सब सारी समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं किसकी देन है? हम इंसान की देन है। हमने बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे हर जगह इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे जानवरों को मारना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू, पोषण कर दिया, तमाम सारी स्पीसीज खत्म हो गई जो वातावरण में प्रकृति ने दिया था डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। आज यह टॉपिक इसीलिए महत्वपूर्ण है, बच्चों को बताना जरूरी है कि बच्चे समझे कि हमारा पर्यावरण जब तक सही नहीं रहेगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा इकोसिस्टम जब तक साउंड नहीं होगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, उसके सभी कंपोनेंट नहीं रहेंगे उसमें, तब तक इकोसिस्टम हमारा असंतुलित रहेगा। अब इसको जानने के लिए हमें जानना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक, एक बायोटिक। एबायोटिक में कौन है? लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, वाटर, गैसेस, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन है? ऑल लिविंग बीइंग्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और इन दोनों के बीच, बायोटिक एबायोटिक बीच इंटरेक्शन चलते रहता है, हमेशा इंटरेक्शन चलते रहता है। इंटरेक्शन रुक जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
अब आप कहेंगे इंटरेक्शन कैसे चलते रहता है? अभी हम आप बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे, आप हमें सुन रहे हैं। उस समय भी हम क्या कर रहे हैं? वातावरण से ब्रीदिंग करके एयर ले रहे हैं। एयर से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जब ब्रीदिंग छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो क्या दे रहे हैं? कार्बन। वो कहाँ दे रहे हैं? उसी वातावरण में तो दे रहे हैं ना। अब उसी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले रहे हैं, उनकी पत्तियों में जा रहा है लाइट की उपस्थिति में, वाटर लेकर के, और फिर वो भोजन बना, ऑक्सीजन फिर दे रहे हैं। तो हम वातावरण से ऑक्सीजन लेके CO2 दे रहे हैं, और ग्रीन प्लांट है वो CO2 लेकर के ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि केवल हम ही रहे, इंसान ही रहे, पौधे न रहे, तो हम तो वातावरण से ऑक्सीजन लेते रहेंगे, CO2 देते रहे, अंत में एक समय आएगा कि ऑक्सीजन खत्म, CO2 बढ़ गई, फिर हम क्या करेंगे? तो बीच में जो दोनों के बीच में जो लिंक है, जो पेड़ पौधे प्रकृति ने दिया है, दीज आर द बायोरिएक्टर्स, प्रकृति ने उपहार में दी हैं कि ताकि ये पौधे जो है वातावरण से CO2 को लेकर के फिर ऑक्सीजन को देते रहे। ये पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दिन में इतना ज्यादा CO2 लेते हैं और इतना ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं कि उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रात में सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेके CO2 देते हैं। लेकिन दिन में लाइट उपस्थित है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे टेक CO2, डू फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं। वाटर के स्प्लिट होने से ही ऑक्सीजन आती है, बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा पर्यावरण को संतुलित रखना है तो सारे कंपोनेंट को बैलेंस में बना के रखना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और तभी हम सरवाइव कर सकेंगे। थोड़ी बात हम सिलेबस के हिसाब से चल के देख लेते हैं। The human activities produce a lot of waste material thrown into environment. These causes pollution, air, water and soil. जो सारी बातें अभी मैं बोल रहा था वही यहाँ लिखा गया है। The waste material produced are of two types. जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स द मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैटल डंग है, ह्यूमन एक्सीटा है, मिट्टी में फेंक दिया, मिट्टी में जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि पिट में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, या बायोगैस प्लांट में डाल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथेनोजन बैक्टीरिया वो डिकम्पोज करके फिर उसको मिनरल को रिलीज कर देंगे, फिर उसको खेत में डाल दीजिए, फिर मिनरल पौधे लेकर के फिर ग्रो करेंगे। लेकिन इस बायोडिग्रेडेबल को एक जगह इकट्ठा कर दे, ढेर लगा दे, कैटल डंग का बहुत बड़ा ढेर लगा दे, ह्यूमन एक्सीटा का ढेर लगा दे, तो बैक्टीरिया कम, यह ज्यादा, तो फिर क्या करेगा? पॉल्यूशन फैलाएगा। तो अगर प्रॉपरली इनको ट्रीट किया जाए, इनको डिकम्पोज कराया जाए, तो ये पॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जितने भी प्लांट एंड एनिमल से डिराइव्ड हैं वेस्ट मटेरियल वो बायोडिग्रेडेबल हैं। लेदर है, कॉटन है, ह्यूमन एक्सीटा है, कैटल डंग है, किचन वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स, ये बायोडिग्रेडेबल है, इनको मैनेज किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन है? द पॉल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे घर में प्लास्टिक के आइटम्स यूज हो रहे हैं, जब तक यूज किया प्लास्टिक के डब्बे, तमाम सारी चीजें टूट फूट गया, यहाँ वहाँ फेंक दिया, अब वो मिट्टी में जा करके डिकम्पोज नहीं होंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। पॉलीथीन बैग में सामान लोग लेके आते हैं और ला करके सामान तो ले लिया, पॉलीथीन को फेंक दिया, वो डिकम्पोज नहीं होगा, जाके पॉल्यूशन फैलाएगा। तो वी हैव टू मैनेज दिस। कैसे मैनेज करना है? कम से कम इनका इस्तेमाल करना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और इस्तेमाल भी किया तो प्रॉपरली उसको डिस्पोज भी करना है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल दोज व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन कौन से हैं? पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो खेतों में यूज हैं, दे आर आल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, इनको कैसे हम मैनेज करें? टूट फूट गए, कबाड़ी वाले को दे दिया, वो ले जाएगा, जो स्मेल्टिंग करा के फिर से प्लास्टिक के आइटम बन जाएंगे। टीन है, ग्लास है, टूटा फूटा है, यहाँ वहाँ है, कबाड़ी वाला ले जाएगा, ग्लास फैक्ट्री में मेल करके फिर से ग्लास का आइटम बन जाएगा।
टीन डब्बे हैं उनको भी मेल करके बन जाएगा, लेकिन यहाँ वहाँ फेंका रहेगा तो वो क्या करेगा? पॉल्यूशन फैलाएगा। तो प्रॉपर मैनेज करके हम पॉल्यूशन से रोक सकते हैं, डंपिंग से रोक सकते हैं। बैटरी है, यूज करने के बाद खत्म हो गई, उसको फेंक दिया, वो भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, यूज हो गया, काम नहीं करा है, फेंक दिया, वो भी गलत है, क्योंकि पॉल्यूशन फैलाएगा, नॉन डिकम्पोजेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? उसके कंपोनेंट क्या है? वही जो हमारे वातावरण, पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट के हैं। एबायोटिक और बायोटिक, यही दो कंपोनेंट हैं। लेकिन इकोसिस्टम है क्या? एन इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर and they interact with their abiotic component, that is called as ecological system. An ecological system in which the living organism interacts with each other as well as they interacts with their abiotic component, that is called as ecosystem. अब आप सोच लीजिए, यह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड का मैदान है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। यहाँ प्लांट उगा है ग्राउंड में। This is interacting with abiotic component. It is taking water, mineral, carbon dioxide, light, doing photosynthesis. लेकिन इसके साथ साथ it is interacting with this nearby plant also, because they are sharing the same resources, water, mineral. So there is the competition, and this is interacting with this animal also, because this animal is trying to eat this leaf of the plant. तो interaction among the living beings, living organism in an ecosystem, as well as their interaction with the non-living component. An ecological system in which the interaction of living organism with each other as well as their interaction with the non-living environment occur. Non-living environment means the atmosphere, water, air, soil, that is called as इकोसिस्टम। तो कैसे लिखेंगे? एन इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच द इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग materials occurs, or we can say in other word an ecosystem in which the interaction among the living biotic component and with their abiotic component takes place, that is called as ecosystem. अब इकोसिस्टम कितने तरह का हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन है? फॉरेस्ट, रिवर, लेक, सी। आर्टिफिशियल में कौन हो सकता है? दे एक्वेरियम, ग्रास, क्रॉपलैंड, ऑर्चर्ड, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन के आधार पर इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जो जमीन पे इकोसिस्टम है धरातल पे वो टेरेस्ट्रियल है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ऑर्चर्ड है, टुंड्रा है, डिजर्ट है, ये सब ग्रासलैंड, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक में पांड, रिवर, सी, लेक, ये सब क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो एन इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एज वेल एज दे इंटरेक्ट विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट कॉल्ड एन इकोसिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक गार्डन, पार्क, क्रॉपलैंड, एक्वेरियम। अब इसी को लोकेशन के आधार पे करने तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल में कौन आएगा? फॉरेस्ट आएगा, डिजर्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा, माउंटेन आएगा। और एक्वेटिक में कौन? गार्डन भी आ जाएगा। एक्वेटिक में कौन आएगा? पांड, लेक, रिवर और एक्वेरियम। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, क्या कंपोनेंट है? कौन कौन से कंपोनेंट है इकोसिस्टम के? देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। कौन कौन है? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएंगे?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें से जो ग्रीन प्लांट है दे आर द प्रोड्यूसर। अब ये ग्रीन प्लांट है, दिस इज प्रोड्यूसर। सपोज कर लीजिए ग्रीन प्लांट है, यहां से वाटर लिया, मिनरल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, भोजन बना रहा है। अब इस भोजन को बनाया, अपने लिए यूज किया, लेकिन इसमें जो स्टोर है उसको इस इंसेक्ट ने खाया। तो यहां से भोजन इंसेक्ट में गया और इंसेक्ट को सपोज कर लीजिए फ्रॉग ने खाया, तो यहां से किसके शरीर में चला गया? फ्रॉग के भी शरीर में चला गया, फ्रॉग के शरीर में चला गया, फ्रॉग के शरीर में चला गया। और इस फ्रॉग को सपोज कर लीजिए स्नेक ने खाया, तो स्नेक के शरीर में चला गया। और इसको हांक ने खाया, हांक ने खाया, तो इनके हाथ के शरीर में चला गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भोजन बनाया किसने? हु प्रिपेयर द फूड? इस प्लांट ने, ग्रीन प्लांट ने। तो इस पृथ्वी पे दोज हु आर प्रोड्यूसिंग फूड मटेरियल बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, दे आर द प्रोड्यूसर। सो दिस ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है। लेकिन अब इस ग्रीन प्लांट को एक के बाद एक जितने खाने वाले हैं सब कंज्यूमर हैं, ऑल दीज आर कंज्यूमर्स। अब इसमें यह कौन होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो यह सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, यह टर्शियरी कंज्यूमर होगा और यह टॉप कंज्यूमर होगा, टॉप कंज्यूमर होगा। इसीलिए इसी तरह से फॉरेस्ट में grasses are producer, they are preparing food by photosynthesis process। डियर उसको खाता है, हर्बिवोरस है, तो डियर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। लायन ने डियर को खाया, वो टॉप कंज्यूमर हो गया। लेकिन फूड बनाया किसने? फोटोसिंथेसिस किसने किया? ग्रीन प्लांट ने। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, चाहे वो जमीन पे हो चाहे पानी में हो, पानी में एल्गी हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर हैं। अब जमीन पे ये हरे पेड़ पौधे जितने हैं, ट्री हैं, सब प्रोड्यूसर हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड, अपना भोजन खुद बना लेते हैं रॉ मटेरियल लेके, तो इनको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। बाकी लोग कंज्यूमर हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल आर टेकिंग फूड फ्रॉम प्लांट। इन इकोसिस्टम द ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर। दे प्रिपेयर देयर फूड फॉर देयर ओन, बट दे prepare in such amount, some amount is stored in their body, in their tissue, which is eaten by herbivorous, primary consumer. Then herbivorous are eaten by the next। आप देख सकते हैं यहाँ ये पौधे ने भोजन बनाया, प्रोड्यूसर है। अब इसको खाने वाले कौन? इंसेक्ट, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और प्राइमरी कंज्यूमर, इंसेक्ट को खाने वाला कौन? फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग को खाने वाला कौन? स्नेक, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। और स्नेक को खाने वाला कौन? हांक कौन हो गया? टॉप कंज्यूमर हो गया। तो भोजन यहां बना रॉ मटेरियल से, और एक के बाद एक ट्रांसफर फूड एंड एनर्जी हो रहा है। एनर्जी यहां स्टोर हुई, सनलाइट एनर्जी स्टोर हुई भोजन में, और भोजन बना और फूड इज ट्रांसफर थ्रू दिस सीक्वेंस। सो दिस इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे ग्रीन प्लांट, ग्रासेस है, वहां इंसेक्ट भी है, फ्रॉग भी है, स्नेक भी है, हाथ भी है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट में कौन सा? अब यहां पे बायोटिक, ए बायोटिक कौन है? ए बायोटिक में तो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट, टेम्परेचर। बायोटिक में कौन है? ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा ये जितने खाने वाले हैं, कंज्यूमर्स। इसके अलावा एक और सेगमेंट यहां बचा है, जैसे प्लांट है, ग्रो हुए, इनको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हांक ने खाया। लेकिन इस खाने खिलाने के बाद जब सब एक निश्चित समय के बाद डेड करेंगे, जैसे पत्तियां इनकी कुछ बच गई, वो गिर गई, जमीन पे आ गई, ये पत्तियां जमीन पे आ गई, पत्तियों में मिनरल्स है, उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डिकम्पोज देम। ये भी जो बचे हैं डेड किए, जमीन में आए, पानी में आए, जमीन में आए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करके क्या करेंगे?
उसे एनर्जी लेंगे और उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम जो भी इन्होंने भोजन के माध्यम से लिया था, अगेन इट विल कम्स इनटू एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट have three steps, three part. Producer, those who are preparing food by using water, mineral, light energy, carbon dioxide, producer हो गए। और consumer, those who are directly or indirectly consuming food from producer। तो डायरेक्टली जो ले रहे हैं, जैसे ये है, ये हर्बिवोरस हो गए, ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये हर्बिवोरस हो गए, और बाकी लोग कार्निवोरस है। अब इनको प्राइमरी कंज्यूमर हमने कहा, क्योंकि ये फर्स्ट है जो पौधे को ले रहे हैं। फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक को टर्शियरी कंज्यूमर, और हाथ को टॉप कंज्यूमर कर दिया। लेकिन ये सारे डेट करेंगे, जब जमीन पे आएंगे तो उनको डिकम्पोज जो करते हैं, फिर से उनके अंदर से मिनरल एलिमेंट को फिर सॉइल में डाल देंगे, उनको हम डिकम्पोजर कहेंगे। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल वाटर, दिस बैक्टीरिया द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल वाटर, दे डिकम्पोज द डेड पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड रिलीज द मिनरल इनटू द एबायोटिक एनवायरनमेंट। अगेन वो मिनरल को कौन लेगा, फिर से नया प्रोड्यूसर लेके भोजन बनाएगा। तो रिसाइकलिंग भी हो रहा है मटेरियल का इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के द्वारा, फिर से वो एबायोटिक कंपोनेंट में आ गया। फिर जब एबायोटिक कंपोनेंट में आ गए कार्बन, जिसके हाइड्रोजन, इसके जो है मिनरल्स एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, इन्होंने लिया, क्लोरोफिल बनाया और इन्होंने खाया तो मैग्नीशियम इनके भी बॉडी में गया, पत्ती को खाया तो, और फिर इसी भोजन के रूप में चला गया। और जब डेट करेंगे तो फिर डिकम्पोज होंगे, तो सारे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब फिर जमीन में आ गए। फिर नया पौधा उगेगा, फिर वो ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके सही में जाएगा। तो इस तरह से ये साइक्लिक फ्लो चलते रहता है मिनरल्स का। तो प्रोड्यूसर दोज living organisms which are able to produce their food by using raw material, light energy and carbon dioxide, all green plants. Consumer, those who are unable to prepare their food, they take their food and energy directly or indirectly from the producers। और consumer, अब वो जो डायरेक्टली लेते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस है, और जो उसके बाद तो सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप कंज्यूमर। अब सारा जब डेट करेंगे, सब जमीन में आ जाएंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपना जीवन पूरा करके, तो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज देम एंड रिलीज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स अगेन इनटू एबायोटिक कंपोनेंट, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। तो बच्चों, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। और ये बायोटिक कंपोनेंट मैंने कई बार बताया, लाइट एनर्जी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस है, इसके बाद मिनरल, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आ गए। अब आप देख सकते हैं फूड चेन, जो हमने बात यहां करी वही चीज यहां पे है, फूड चेन। द सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज फूड चेन। सीक्वेंशियल ट्रांसफर, grasses preparing food by using water, mineral, carbon dioxide, sunlight, and these grasses are eaten by the insects. Then food and energy transferred to insect, then insects are eaten by the birds, then food and energy transferred to birds, then birds are eaten by snake, then food and energy transferred to snake, then So the sequential transfer of food and energy from one trophic level to next trophic level in an ecosystem is called as food chain. ऐसे ही फॉरेस्ट में क्या है, ग्रास eaten by deer, deer eaten by lion. ग्रासलैंड में grass eaten by snake, snake eaten by frog, frog eaten by grass eaten by insects, insect eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by तो इस तरह से ये जो है फूड चेन आप देख सकते हैं, सीक्वेंशियल ट्रांसफर, ग्रास eaten by deer, then lion, वैसे grass eaten by insect, then frog, then snake. This is the sequential transfer of food and energy. That is called as food chain. अब यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं। पांड में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जो पानी में एल्गी हैं जो तैरते रहते हैं और भोजन भी बनाते हैं, ग्रीन कलर के। एक्वेटिक प्लांट्स हैं
दे आर द एल्गी, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, उनको खाने वाले जूप्लैंक्टन, छोटे छोटे एनिमल, फिर उनको खाने वाली स्मॉल फिशेस, देन स्मॉल फिशेस खाने वाले लार्ज फिशेस। दिस इज द सीक्वेंस। खेत में प्लांट, देन इंसेक्ट्स, देन उनको कार्निवोरस, यहां भी प्रोड्यूसर एंड प्लांट, देन रैट ईटिंग प्लांट, देन रैट इटेन बाय स्नेक, स्नेक इटेन बाय हाथ, और सारे जब डेट करेंगे तो डिकम्पोजर यहां क्या किए, डिकम्पोज करके फिर मिनरल को जमीन में डाल दिए। तो इस पौधे ने मिनरल लिया, वाटर लिया, लाइट एनर्जी लिया, भोजन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इनमें जो भोजन एनर्जी है इनका भी काम चला। इनको किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। और जब ये सारे डेट कर गए तो सारा का सारा फिर जमीन पे आ गया, फिर डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज दें। तो वाटर, मिनरल, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स और बाकी कंज्यूमर्स, इसके बाद डिकम्पोजर्स, ऑल दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट। वैसे यहां भी आप देख सकते हैं ये पौधे हैं प्रोड्यूसर, इनको खाने वाले इंसेक्ट, इंसेक्ट खाने वाले फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला हाथ, और सब जब डेट करेंगे तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, फंगस, बैक्टीरिया, इनको डिकम्पोज करके फिर मिनरल जमीन में डाल दिया, फिर दूसरे पौधे उगेंगे, लेंगे। सो दिस वे फूड एंड एनर्जी ट्रांसफर। अब फूड एंड एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पौधे ने भोजन बनाया, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग को स्नेक खाएगा। अगर फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक तो खाने बिना मर जाएगा, नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए स्नेक क्या करेगा, यहाँ पे कोई रैट है तो रैट को खा लेगा, यहाँ पे कोई बर्ड है तो बर्ड को खा लेगा। और रैट क्या करता है, रैट फूड ग्रेन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, बर्ड भी फूड ग्रेन खाएगी तो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो ये जब प्राइमरी कंज्यूमर है तो इनको इसने खाएगा तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। माने फूड चेन को तोड़ दिया, फूड वेब बना लिया। द इंटरलिंकिंग ऑफ मोर देन वन फूड चेन इज कॉल्ड ए फूड वेब। तो जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि इस इकोसिस्टम में केवल स्नेक है, प्लांट है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड है, तो ठीक है, इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, प्लांट इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक तो खत्म हो जाएगा, स्नेक खत्म हुआ तो हाथ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी इकोसिस्टम में अगर रैट भी है, रैबिट भी है, बर्ड भी है तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉग नहीं मिला तो रैट, स्नेक और हाथ, बर्ड, रैट, रैबिट को भी खा के एनर्जी और फूड ले लेंगे। तो फूड वेब इज मोर स्टेबल देन फूड चेन। The interlinking of food chain for transfer of food and energy in an ecosystem is called as food web. एक ट्रॉपिक लेवल नहीं मिला तो दूसरे से काम चला लिया। तो जब वो रहेंगे तब ना, इसका मतलब जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीसीज है उतना ज्यादा स्टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट भी है, इंसेक्ट भी है, रेड रैबिट सब है, तो भोजन पर्याप्त है। यहाँ भी प्लांट है, अब देखिए यहाँ प्लांट है, इसको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हाथ में। लेकिन अगर यहाँ फ्रॉग नहीं मिला तो क्या स्नेक भूखा रहेगा? नहीं भूखा रहेगा, वो बर्ड को खा लेगा, वो रैट को खा लेगा, हाथ भी क्या करेगा, रैट को खा लेगा। तो ये फूड वेब बना लिया, फूड चेन को ब्रेक कर दिया।